हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं सभी? स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ने पर। और आज के सेशन में हम लेके आए हैं आपके लिए एसएससी सीएचएसएल के लिए मैथ्स के 25 क्वेश्चन, जो कि टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीएचएसएल के लिए। जिस किसी बच्चे का एग्ज़ाम है तो वो मैथ्स की प्रैक्टिस यहाँ से कर सकता है। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के साथ पूरी ट्रिक है, फर्स्ट क्लास एकदम। ठीक है, तो पूरी वीडियो है आपके लिए, अच्छे से इसको एंजॉय करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आपके सेशन की तरफ। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके लिए लिया है। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। कहता है ओ वृत्त का केंद्र है, एक कोई सेंटर है, एक सर्कल है, उसका सेंटर है। ये आपका सर्कल है, इसका सेंटर है ओ। ए बी वृत्त की जीवा है, कोड है ए बी। ए बी जो है वृत्त की कोड हो गई है भाई। कहता ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। ए बी 20 है, ए बी पूरा 20 है। अगर ए बी 20 है तो ये इसको 10-10 के हिस्से में डिवाइड कर देगा, क्योंकि सेंटर से जब जीवा पे डालोगे वो दोनों को इक्वली डिवाइड करती है। ये बात सभी बच्चे जानते होंगे। ठीक है भाई, ओ एम की लंबाई 2√11 है। ओ एम, ये जो ओ एम है इसकी वैल्यू है 2√11। आपको ये चाहिए इसकी रेडियस, सर्कल की रेडियस चाहिए। और रेडियस के लिए आप यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर के होगा। है भाई, 2 रूट स्क्वायर करेंगे अगर आप, 2√11 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो यह आएगा 2 दूनी 4, 4 गुणा 11 हो जाएगा 44। आप 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इनको अगर आप ऐड करते हो तो ये आता है 144। 144 पे अगर अंडर रूट लोगे तो ये निकल के आएगा 12, यानी इसकी रेडियस की जो लंबाई आ जाएगी वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, बहुत ही साधारण सा सवाल है। ठीक है, ज्योमेट्री का सवाल है अल्टीमेट एकदम, और बड़े आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। कहता है ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए बी सी 70 डिग्री और एंगल बी सी ए 40 डिग्री है। ओ भुजाओं के लंब द्विभाजक का अनुप्रस्थ काट बिंदु है, तो एंगल बी ओ सी की वैल्यू चाहिए, कितना डिग्री होगा। ठीक है भाई, देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 70 डिग्री, एंगल ए बी सी आपका 70 डिग्री है, और एंगल ए सी बी आपका बी सी ए आपका ए की बात 40 डिग्री है। ठीक है, ओ जो है ओ भुजाओं के लंब द्विभाजक अनुप्रस्थ का काट बिंदु है। ये भुजाओं का लंब भुजाओं का काट बिंदु है, मतलब इनका मिलने वाला पॉइंट है। क्लियर है? तो आप इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, देखिए इसका अगर ये इसके पॉइंट पे मिलेगा तो ये ओ है, आपको बी ओ सी चाहिए, एंगल बी ओ सी चाहिए। देखिए मेरी बात गौर से सुनना, ये 70 है, अगर ये 70 है, ये 40 है, तो 70 और 40 हो गया 110, 110 हो गया तो ये हो गया 70 डिग्री है भाई। ये 70 डिग्री है तो सेंटर पे इसका डबल बनेगा 140, तो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी आपका डायरेक्ट आ जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, एक तरीके से, इस तरीके से आप सवाल को सर्कुलर मान के कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2:x बराबर 4:y बराबर 8:z, और आपको गिवन है x y z इक्वल्स टू 288 भी गिवन है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/8z क्या होगा, ये आपको पूछा है। देखिए आपको इसमें x y z की वैल्यू निकालना
अत्यंत ज़रूरी है। जब तक आप एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं निकालोगे आप इसको नहीं कर सकते। देखिए इसको मैं अगर लिख लूँ 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 2y बराबर 2 की पावर 3z, तो आप कहोगे बिल्कुल अच्छी बात है, लिख सकते हैं। बेस बराबर होता है तो पावर भी आपस में इक्वल होती हैं। पावर अगर बराबर होंगी तो ये आ जाएगा x बराबर 2y बराबर 3z। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जिगजैग लगा के ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स वाई जेड की। ये x है, ये y है, ये z है। यहाँ 1 है कॉफिशिएंट इसके साथ में ना, 1 है, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी, y की वैल्यू 3 हो जाएगी। या फिर आप इसमें डायरेक्ट जिगजैग ना लगा के एक मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड होता है वो लगा लो। कैसे? x चाहिए तो x वाले को छुपा दो, 3 दूनी 6 आ गया x। आपको y चाहिए, y वाले को छुपा दो, 3 एकम 3 हो गया। आपको z चाहिए, z वाले को छुपा लो, 2 एकम 2 हो गया। ये फाइनली आपका रेशो आ जाएगा इसका, ठीक है, एक्स वाई जेड का रेशो आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब आप यहाँ पे रेशो ले सकते हैं, रेशो बना सकते हैं। कैसे? यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, रेशो तो ये बन गया है। अब x की वैल्यू 6 दूनी ये हो जाएगा 1/12 प्लस इसको करेंगे तो 4 तिया 12, इसको करेंगे तो 2 8 ये हो जाएगा 16। इसको ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ऐड करने के लिए एलसीएम चाहिएगा, तो एलसीएम क्या ले सकते हैं? 48। इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं हम? 48 ले सकते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 48। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 4 48, 12 4 48 और 16 3 48 है भाई। तो ये आ जाएगा 4 4 8, 8 और 3 11, 11/48, ठीक है। 11/48 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 11/48 है। ऐसा कोई ऑप्शन देखिएगा? 12 चौक 16 3 48 एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गड़बड़ है। आपको एक्स वाई जेड तो मिल गए, लेकिन यहाँ एक्स वाई जेड का जो प्रोडक्ट था ये आपका 288 था। यहाँ थोड़ा सा आपका गड़बड़ हो गया है, ये ध्यान नहीं किया है। देखो ज़रा, यहाँ पे 288 रह गया भाई। तो 288 को देखते हैं। इसका प्रोडक्ट है 288 और मेरा प्रोडक्ट कितना बैठेगा? 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 8 288। क्यूब रूट लोगे तो आएगा, 2। तो 2 का मल्टीप्लाई 6 से यानी 12, 2 का 6 से मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 6, 2 का 2 से करोगे तो 4। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, क्योंकि अब तीनों का प्रोडक्ट भी 288 हो जाएगा। अब लगाओ वैल्यू। x 12, 12 दूनी ये हो जाएगा 24, यहाँ पे 12 दूनी हो जाएगा 24 प्लस ये हो जाएगा 6, 6 चौक हो जाएगा ये भी 24 प्लस है भाई। और 6 3 6 18 दूनी 36। चलो देखते हैं आगे। इसको करोगे तो 4 4 8 हो जाएगा 32। एलसीएम इसका लोगे तो अब लेना पड़ेगा एलसीएम इसका 96, 24 चौके और 32 3 96। आंसर आ जाएगा 11/96 आपका आंसर आ जाएगा परफेक्ट, ठीक है जी। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका? 11/96। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 11/96 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। कोई दिक्कत दोस्तों? तो ये 288 का मामला थोड़ा सा रह गया था, बाकी सारा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, कहता है ए बी सी एक वृत्त की परिधि के 3 बिंदु हैं। यदि ए बी बराबर ए सी बराबर 5√2 है तो एंगल बी ए सी 90 डिग्री है। देखो ज़रा सुनना, मज़ेदार पॉइंट है। ये आपका सर्कल है, इसके 3 पॉइंट है। कह रहा बी ए सी 90 है। अगर बी ए सी 90 है तो 90 है तो ये इस तरीके से बना होगा, ठीक है। डायमीटर पे बनेगा तभी ये 90 डिग्री का एंगल बन पाएगा। ये ए है, बी ए सी है ना, तो ये बी है, ये ए है, ये सी, ए बी सी, ठीक है। कह रहा है ए बी और ए सी बराबर है, ए बी ए और ए सी बराबर है। ये भी 5√2 है और ये भी 5√2 है, दोनों 5√2 हैं। कहता है त्रिज्या की लंबाई बतानी है। तो त्रिज्या की लंबाई यहाँ से जैसे इसको डालोगे तो ये हाफ आ जाएगा, ये हाफ, उधर भी हाफ। तो एक काम कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल लगा के पहले ये निकाल लो, है भाई। कैसे आएगा बताओ? वैसे तो 45 की थ्योरम भी लगा सकते हो, है ना। ये 45 नहीं 1, तो ये इसका डबल होता है,
ठीक है, रूट टू गुना होता है, याद है ना, 45 45 90 वाला प्रोसेस, 45 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री। क्या रेशो होता है इसका, 1:1:√2। अगर ये 1 की वैल्यू, ये भी 1 की वैल्यू, तो √2 इसका डबल करोगे तो 5, √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4, यानी 10 आ जाएगा। ये BC की लंबाई 10 आ जाएगी तो रेडियस आ जाएगी आपकी 5, हाफ ये और हाफ ये, तो रेडियस आ जाएगी 5। ये भी लगा सकते हो रेशो वाला मेथड, है ना। ये अच्छा ना लगे तो डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा लो, 5√2 ये हो जाएगा कितना, 5 25 25 25 का 100 हो जाएगा। 100 पे अंडर रूट लोगे तो 10 आएगा, फिर भी 10 ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है ट्रिग्नोमेट्री का, कहता है sin स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45। ठीक है, sin स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3/2 sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसमें नॉर्मली आपको टेबल पता होनी चाहिए, टेबल्स के हिसाब से चलना है ना। sin स्क्वायर 30, sin 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4, ठीक है भाई, इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगा, प्लस 5 tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर की tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 मतलब का स्क्वायर 1/3 यानी 5/3 ये हो जाएगा, प्लस 3/2 इंटू sin 90 होता है 1 और cos 90 होता है 0, ये ख़त्म हो गया, ये 3/2 रह गया। ठीक है, इसका सॉल्यूशन अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 1/8, इसको हटा के सीधा 1/8 कर लो। 8 तिया 24, हाँ भाई 8 तिया 24 एलसीएम आ जाएगा, 8 3 3 8 5 40, 2 12 12 तिया 36, 36 और 9 39, 39 यानी 79/24, 79/24 अर्थात 24 तिया 72, 72 72 और 5 72 और 7, 79 और 24, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 से ही 7/24। ठीक है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, आपको वो टेबल पता होनी चाहिए जो इसमें आपको इनकी वैल्यूज़ लिखी होनी चाहिए। ये टेबल अगर आपको पता है तो सवाल आपके लिए बेहद ही आसान है, केवल वैल्यू पुटिंग है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3 है। तो आप मुझे बताइए cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा बराबर क्या होगा, जिसमें आपको वैल्यू दे रखी है, जो थीटा है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, बराबर भी हो सकता है, और 90 से छोटा या π/80 है ना, वरना 90 से छोटा या बराबर। देखो आप मुझे एक बात बताओ, क्या इसको देख के आपको कुछ याद आता है, cos 4 थीटा मतलब 4 वाला फंक्शन, अगर मैं इसको लिखूं, ऐसे लिख लूं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो कोई दिक्कत परेशानी है, ये आइडेंटिटी बन जाएगी a + b a - b, अर्थात ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक बार, और एक बार बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा क्या होता है 1, और ये तो आपको दे ही रखा है 1/3, तो आंसर निकल के आ जाएगा इसका 1/3, सेम टू सेम ही आंसर रहेगा, जो आपको क्वेश्चन में था वही आपका आंसर आया है, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, प्यारा सा सवाल है ट्रिगो का, तो बड़ा आसान है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए एक टैंक को 8000 लीटर प्रति घंटे की दर से भर सकता है, भरने वाला इनलेट पाइप है, और पाइप बी उस टैंक को 3 घंटे में खाली कर सकता है, या आउटलेट पाइप है, टैंक की क्षमता बतानी है। देखो भाई मेरी बात सुनो, ए जो है 1 घंटे में टंकी को भर सकता है जो कि 8000 लीटर की है, और बी जो है 3 घंटे में उसको खाली कर सकता है। एफिशिएंसी निकालते हैं ज़रा,
कैसे निकालोगे? ऊपर गुणा नीचे माइनस ही कर लो, है, या तो ऊपर गुणा नीचे माइनस कर लो या फिर डायरेक्टली इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हो, एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो ऊपर गुणा नीचे माइनस ही कर लेते हैं। 1 × 3 अपॉन में 2, दोनों का माइनस, तो ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, ये एफिशिएंसी है किसकी? इनलेट आउटलेट पाइप की। कहता है यानी जो आउटलेट पाइप है वो 3 में से 2 हिस्सा खाली कर सकता है। टोटल 3 लीटर की जो क्षमता है, टोटल 3 है, और वो 2 लीटर पानी को बाहर निकाल सकता है, इसकी एफिशिएंसी है। बराबर किताब वाला कह रहा है कि 8000 लीटर की है, खाली तो यही करनी है। 2 चौक 8 और 4 तिया 12। टोटल जो टंकी की कैपेसिटी की बात अगर मैं कर लूँ तो 12000 लीटर मैं आपको इसका आंसर दे सकता हूँ। ठीक है, एफिशिएंसी को एफिशिएंसी के बराबर रख दिया। अगर आप इसमें वैसे कर लेते एलसीएम लेके तो भी यही बनती, क्योंकि ये तो टाइम आता है ना, टाइम में और समय में रिवर्स रेशो होता है, तो बराबर रख के काम ख़त्म हो गया। ठीक है भाई। कहते हैं एक कमीज का सूची मूल्य अर्थात एमपी 440 रुपया है, ग्राहक के लिए उसको 396 रुपये देता है। जो ग्राहक लेता है उस वस्तु को, शर्ट को, तो वो 396 रुपये देता है। डिस्काउंट बताना है। देखिए शर्ट का जो एमपी है वो 440 है, आपने उसको सेल कितने का किया है? 396 रुपये का है भाई। कोई दिक्कत? आप कहोगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, डिस्काउंट की वैल्यू बन गई 44 रुपया। 440 का एमपी है, 440 44 जो है 10% बनेगा। बच्चा इस बात को बता सकता है, तो आप क्यों नहीं बता सकते भाई? हाँ भाई, हर चीज़ आपके हिसाब से थोड़ी होगी, कुछ चीज़ें एग्जामिनर के हिसाब से भी तो हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, भी सपने तुमने देखे तो पूरे भी तो तुमने करने हैं ना, तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे ना सवाल तुम्हारे हिसाब से होंगे, है ना। तो चीज़ें तो आपने अपने आप ही देखनी है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता अधिक अंगातुके जो वो होते हैं आपके, जो दर्शक होते हैं, वो अधिक जो दर्शक आते हैं उसमें देखने के लिए, आकर्षित के लिए एक प्राणी उद्यान प्राधिकरण में 25 पैसे की प्रति टिकट पर 20% का डिस्काउंट रखा गया है, जिसके कारण जो वहाँ पे आने वाले जो लोग हैं, जो टिकट की जो बिक्री हुई है वो 28% बढ़ गई है। ठीक है, जो 25 पैसे की जो टिकट है उस पर उसने क्या किया है? 20% का डिस्काउंट कर दिया है, जिसके कारण बिक्री 28% की वृद्धि हो गई है। तो जो आने वाले दर्शक हैं, अंगूतके बोलते हैं इनको, वो कितने होंगे? उनकी प्रतिशत कितनी रही होगी? देखिए आप इस क्वेश्चन को टैली भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव रेट बनेगा। मतलब जो रिज़ल्ट है आपको 28% मिलना चाहिए जब इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ से मैं अगर ऑप्शन उठाता हूँ, मान लो 40 50 60 और कोई परिवर्तन नहीं, ये ऑप्शन है। मान लो मैंने यहाँ से 40 उठा लिया, छोटा वाला, अगर मैंने 40 उठा लिया तो 20% का डिस्काउंट देंगे तो ये तो 20% ही रह गया, जबकि लाना मुझे 28 है। आगे माइनस भी होगा, तो ये तो है नहीं आंसर, है भाई। अगर मैंने यहाँ से 50 उठाया, सपोज करो 50 उठाया, तो आगे कह रहा 20% का डिस्काउंट है, तो ये कितना आ गया? 30 तो यही आ गया। आगे दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी होता है ना भाई। तो 5 का दूनी 10, 10 घटाओगे तो 20 आएगा, 28 नहीं आएगा। आंसर ये भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से 60 उठाता हूँ, 60 की वृद्धि और 20 की कमी, प्लस माइनस माइनस, पूरा इफेक्टिव रेट जो होती है वो ये होती है। सदाबहार रूल आपको याद होगा, 0 से 0 कट के 6 दूनी 12, 12 माइनस यह बचा 40, 40 माइनस 12 28%, 101% मैच हो जाएगा। ठीक है, तो 60% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये अच्छा ना लगे तो आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड क्या होगा? मान लो पहले 100 रुपये था, यहाँ कराता हूँ, चलो 100 रुपये उसका टिकट था, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, 100 रुपये था, आपने उस पर 28% का डिस्काउंट दिया, 20% का, सॉरी 20% का डिस्काउंट अगर दोगे, डिस्काउंट 20% का अगर दोगे तो 80 रुपये का आज उस पर प्राइस कर दिया आपको 80%, है भाई। रुपए पैसे की ज़रूरत नहीं है, 25 को मत देखो, 25 बेकार है हमारे लिए, 25 पैसे जो है बेकार है। 100 रुपये की टिकट पहले थी, आज उस पर 80 रुपये मिल रहे हैं, 80 रुपये हैं, और जो बिक्री है उसकी वो कितने % बढ़ गई? 28%, यानी 120 हो गई। तो चेक करो कितने की वृद्धि हो गई यहाँ पे, यहाँ पे होगी 48 की वृद्धि हो गई 80 से। प्रतिशत का 100 लगा लो, 0 से 0 कट के 8 से काटोगे 6 बार, 6 धाम आ जाएगा 60%।
आपको ये अच्छा लगे तो ये अप्लाई कर लो, ये अच्छा लगे, ये वैसे मेंटली सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 40%, 40 में से 20 घटाओ, 20% कमी करने में डिस्काउंट जो है आपका 20% का है, तो 40 में से 20 माइनस करोगे तो 20 लाना, 28 है, आगे भी माइनस होता है तो वो तो ख़राब है ना। 50 का देखो, 50-20, तो ऑप्शन से टैली करके इस सवाल को भी किया जा सकता है अगर आप चाहो तो। आप चाहें तो कुछ भी हो सकता है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, जिनमें लगातार क्रमशः 60% और 80% पास हुए, तो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत चाहिए टोटल, है भाई, टोटल परसेंट चाहिए। तो क्या ला सकते हैं आप इसमें? अगर मैं यहाँ ऑप्शन बताऊँ तो ए ऑप्शन है 60, बी ऑप्शन है 60 सही, 68 4/7, और सी यहाँ पे ऑप्शन है आपका 70, और डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे 72 सही 3/7। देखिए, सबसे पहले छात्रों की संख्या का रेशो बनाते हैं। ये आपका 80 है, नहीं हाँ सॉरी 80 और 60 है, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। ये आप ऐसे कह लो फर्स्ट है, ये सेकंड है। इसमें कितने बच्चे पास हुए? पहले वाले में 60 और दूसरे में 80। इसमें 60, इसमें 80% को छोड़ दो, लगाओ 6 चौक 24 और 8 पंजे, ये पहला कितना 60 और दूसरा है 80, 80 60 60 80, ठीक है चलो। 6 चौक हो जाएगा 240 और 8 पंजे हो जाएगा 40। एक मिनट, कुछ 20 चौक 80, 20 तिया 60 है, सॉरी 20 तिया 60 है भाई, तो 8 तिया ये भी हो जाएगा 24, ये हो गया 240 दोनों का। टोटल करेंगे ये आएगा 480 डिवाइडेड बाय 4 3 7, 7 से इसको काटेंगे, तो कहने का मतलब 7 तो आना ही आना है, और 7 7 49 तो चलेगा नहीं, है ना भाई। 7 7 जा नहीं चलेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 7 से ऊपर जाएगा नहीं, आंसर आ जाएगा 68। 68 से ही 4/7 विल बी द आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन बिना करे आप इसको आंसर वहाँ से ऑप्शन की मदद से लगा सकते हैं। समझ आई मेरी बात? तो अल्टीमेट जुगाड़ है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है, निशा ने 1 रुपये के 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे, 1 के 2 के हिसाब से, उतने ही संतरे 1 रुपये के 3 की दर से खरीदे, और इन सब पे 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1 दर्जन संतरों कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे। देखिए, मैं ये मान लेता हूँ यहाँ पे दोनों का एलसीएम यानी 6 यहाँ खरीदे, 6 यहाँ खरीदे, तो यहाँ खर्चा हुआ 3 रुपये का, यहाँ खर्चा हुआ 2 रुपये का, टोटल खर्चा हो गया कितने का? 5 रुपये का। प्रॉफिट लेना है 20%। अच्छा, 20% होता है 1/5, प्रॉफिट करेंगे तो आ जाएगा 6/5, ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 6 रुपया। 6 रुपये इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास, ठीक है। अगर 6 रुपये के हिसाब से बेच दे तो उसको प्रॉफिट हो जाएगा यही। कोई दिक्कत किसी को? आसान सवाल है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ए और बी 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और बी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है। सुबह 7 बजे वो चले हैं, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, कब आपस में मिलेंगे? देखिए, ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर है। ये चल रहा है 4 की स्पीड से, ये चलेगा 6 की स्पीड से, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी तरफ चल रहा है, ये इसकी तरफ चल रहा है, ठीक है। दोनों एक ही समय पर चले हैं तो मामला बिल्कुल आसान है। 20/6 4, 10 से काटोगे, इससे पता लग जाएगा कि वो 2 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। कितने बजे चले थे दोनों? 7 बजे। 2 घंटे बाद मिलेंगे, अर्थात 9 बजे वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। 9 AM इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चोर सिपाही का क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में आता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। देखिएगा, एक सिपाही चोर का पीछा करना शुरू करता है। जब चोर 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है, ठीक है भाई। सिपाही के 5 कदम में तय की गई जो दूरी है वो चोर के 7 कदम के बराबर है।
तो सिपाही और चोर की स्पीड का रेशो चाहिए। देखिए चोर 10 कदम चलता है, ये चोर है, ये 10 कदम चलता है, तो सिपाही 8 कदम चलता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? कहता है सिपाही के 5 कदमों में, सिपाही के 5 कदम में तय की गई दूरी इसके 7 कदम के बराबर है। क्लियर? अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा दोनों को लगने वाला समय क्या है। अब इसको इससे डिवाइड करना, इसको इससे डिवाइड करना बड़ी दिक्कत है। एक अच्छा प्रोसेस होता है क्रॉस मल्टीप्लाई का। 8 सत्ते हो जाएगा 56 56, 10 पंजे हो जाएगा 50, रेशो आ जाएगा 28 रेशो 25। ये इनके टाइम का रेशो आ जाएगा, है भाई, ये इनके टाइम का रेशो। और टाइम ही क्यों डिवाइड कर दिया ना, तो डिवाइड कर दिया तो ये तो स्पीड का रेशो आ जाएगा डायरेक्ट। तुम्हें क्या चाहिए क्वेश्चन में, पढ़ो जरा। आपको चाहिए सिपाही और चोर की स्पीड का रेशो। सिपाही की, सिपाही मतलब 25 और चोर मतलब 28। 25:28 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, टाइम का रेशो पूछा होता तो ये उल्टा हो जाता, 28:25 आंसर आ जाता। ठीक है दोस्तों, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम ट्रिक के साथ। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ABC एक व्यापार शुरू करते हैं। A 13,750 रुपये लगाता है, B 16,250 रुपये लगाता है और C 18,750 रुपये निवेश करता है। ठीक है, तीनों ने एक व्यापार शुरू किया है। B का प्रॉफिट 5200 रुपये है, टोटल प्रॉफिट बताना है कितना है। देखो भाई, यहाँ से ABC का रेशो बनाते हैं। A ने लगाए 13,750 तो 1375 हो गया। B ने लगाए 16,250 तो 1625 हो गया। C ने लगाए 18,750 यानी 1875 हो गया। 5200 रुपया किसका प्रॉफिट है? ये 5200 प्रॉफिट है B का, और इनटू चाहिए मुझे टोटल। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा रेशो बनाते हैं। अच्छा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 सिक्का 150, 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 5 से कटा 11, 5 से कटा 13, 5 से कटा 15। फाइनली और रेशो तक हम पहुंच गए। बी का हिस्सा किताब वाला 5200 बता रहा है, मेरे हिसाब से 13 यूनिट है। 13 यूनिट की वैल्यू ये है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 400। तुम्हें किसकी चाहिए? 13 तिया 39 की वैल्यू चाहिए। तो 13, इसको ना काट के इसको काट लो, 13 तिया 39, 3 से गुणा कर लो, 3 150, 15,600 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। 52 तिया 156, 15,600 रुपये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है x प्लस 1/x बराबर 5 है। आपको चाहिए x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू चाहिए। देखिए मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपको पावर 6 पे लेके जाना है मैंने, ठीक है। तो पावर 6 पे जाने के दो तरीके होते हैं। एक तो 3 दूनी 6 चले जाओ, एक 2 तिया 6 चले जाओ, है ना। लेकिन अगर पहले 3 जाओगे फिर 2 करोगे तो दिक्कत ज़्यादा है, ठीक है। इससे अच्छा ये बहुत अच्छा है, पहले इसको 2 कर लो, 2 का निकाल लो, फिर 3 का निकाल के आसान बन जाएगा सवाल, है भाई। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ क्या, पहले स्क्वायर वाला फंक्शन निकालते हैं, है ना। स्क्वायर से फिर हम निकाल लेंगे, ऐसे कर लेंगे ना, जैसे देखो ऐसे समझो, जैसे x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 का निकाल के ये जो आएगा स्क्वायर वाला आ जाएगा, और इसी का फिर 3 गुना कर देंगे, मामला सेट हो जाएगा। तो देखो 3 मतलब पावर 3, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 2 23, ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई, स्क्वायर वाला आ गया। अब स्क्वायर का इसका दोबारा अगर मैं पावर 3 कर दूं तो ये 3 दूनी यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो इस पर अब आपको पावर 3 खोलनी पड़ेगी, ठीक है। अगर यहाँ पावर 3 खोलते हो तो कैसे खुलेगी भाई, अब यहाँ से डायरेक्ट 6 की पावर बन जाएगी, 6 प्लस 1/x की पावर 6 आपको मिल जाएगा। तो ज़रा लगाइए जुगाड़, 2 से 3 पे आना है ना, तो 3 गुना करना है, तो इसका पावर 3 करेंगे, 3 करेंगे तो 23 की क्यूब अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 12,167, 12,167, ठीक है भाई। और 23 दिया हो गया 69, 69 इसमें से माइनस करना है, ये आ जाएगा 12,098 आपका
आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो पहले पावर 2 निकाल लो, फिर पावर 3 कर लो, तो एकदम बेस्ट से बेस्ट जुगाड़ है। क्योंकि देखो पावर 2 निकालोगे तो 2 का पावर 3 करेंगे, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने करना है ये x की पावर 2 और फिर 3, ये करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैंने x की पावर पहले 2 निकाल ली, फिर इसी का 3 पावर कर दी, तो ये मुझे पावर 6 खुल जाएगा सीधा। ठीक है, ये मत सोचना कि यहाँ पे गुणा कर दी, यहाँ पे पावर 3 करेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये नहीं किया है, ये पूरी वैल्यू आ गई है इसकी। अब इस पे पावर 3 करूँगा तब 6 बनेगा। जैसे ये देखो, इसको समझो, अब पहले मैंने क्या किया, x की पावर 2 खोल ली है, फिर इसका मल्टीप्लाई अगर 3 करोगे तो ये खोलने के बाद फिर पावर 3 करोगे तो 3 बार का फंक्शन खोलना है। ये आपको सीखना है कि पावर 2 कैसे निकालते हैं, पावर 3 कैसे निकालने हैं, इसी पे काम आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी आपका सर्ट्स और इंडिसेस का सवाल है। देखिएगा 5 रूट में 5, ये 5 बाहर है, ठीक है, ध्यान रखना, देख लो बाहर है। 5/3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3/2 इक्वल्स टू 5/a+2। आपको a की वैल्यू चाहिए। देखो सभी जगह 5 बनाने की कोशिश करो। 5 की पावर 1 या कुछ नहीं है तो 2 होता है, 5 की पावर 1/2, ये 5/3 है। डिवाइड को हटा के मल्टीप्लाई लगाओगे, साइन चेंज हो जाएगा, 5 की पावर -3/2, ये हो जाएगा 5 की पावर a+2। ठीक है भाई, मज़ेदार सवाल है। अब पावर को ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 और 1 4, आधा और 1.5 हो जाएगा 2, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6 बराबर 5/a+2। 5 से 5 कैंसिल होता नहीं है वैसे, बट सुविधा के लिए अपनी कर देते हैं। ये 2 को इसके पास ले आओ तो a बराबर आ जाएगा 4 विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, सभी जगह 5 बना लो और आंसर पा लो। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ मिलकर काम किया 2 दिन तक। 2 दिन के बाद बी के स्थान पर सी आ गया और अगले 3 दिन में कार्य पूरा हो गया। सी अकेला उस काम के 60% हिस्से को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए ए आपका 10 है यहाँ पे और बी यहाँ पे 5 है। टोटल वर्क आ गया 10, 1 और 5 2। ठीक है, ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की एफिशिएंसी आ गई। कहता है 2 दिन तक दोनों ने काम किया। दोनों एक दिन में करते हैं 3 काम, दोनों एक दिन में करते हैं 3 काम, 2 दिन में करेंगे 6 काम। 6 काम कर दिया, काम बचा 4 है भाई, 4 काम बचा। कह रहा बी चला गया और सी आ गया, बी को जाने से सी आ गया। अगले 3 दिनों में काम खत्म हो गया है भाई। अगले 3 दिनों में मतलब अगर अगले 3 दिनों में 4 काम खत्म हुआ होगा तो 4/3 एफिशिएंसी आई होगी दोनों की, क्योंकि 4 काम को 3 दिन में ख़त्म करना है। 4 काम को 3 दिन में ख़त्म करना है तो एफिशिएंसी दोनों की ए और सी की 4/3 रही होगी। अगर ए और सी की एफिशिएंसी 4/3 है तो इसमें ए की एफिशिएंसी क्या है, 1 को निकाल दो। 1 को निकालोगे तो सी की एफिशिएंसी आ गई 1/3, यानी सी जो है एक दिन में 1 काम करता है। बात समझ में आ गई यहाँ तक, किसी को दिक्कत परेशानी? सी एक दिन में 3 काम करता है। काम कितना कराना है ज़रा देखो, काम कराना है कुल काम का 60%। 10 का 60%, देखो 100 का 60% 60 ही होता है, तो 10 का 60% 6 होता होगा, है ना भाई। तो 6 काम को आपको 1/3 से कराना है। 1/3 से कराने में कितना दिन लेगा ज़रा चेक करो। ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 दिन। आंसर विल बी 18 डेज, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, या बराबर भी, जैसे यहाँ बराबर रखा था 6 या 18 भी कर सकते हो, वो सिर्फ आपको समझने वाली बात है। तो जैसे आपको समझना है वैसे चीज़ों को समझ के सवाल को नॉर्मली समाप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव 6 घंटे में 24 किलोमीटर ऊपर यानी धारा के प्रतिकूल और 28 किलोमीटर नीचे यानी प्रवाह, इसे बोलते हैं अनुप्रवाह में जाती है। तो और फिर कह रहा 6 घंटे 30 मिनट में 30 किलोमीटर ऊपर और 21 किलोमीटर नीचे जाती है, नाव की चाल चाहिए। देखिए यहाँ पे प्रतिकूल और अनुकूल की बात है। प्रतिकूल मतलब हो गया USS और ये हो गया DSS। ठीक है, 24 किलोमीटर जाना है और 28 किलोमीटर आना है। टोटल कितना समय लगता है, 6 घंटे।
दूसरी बारी में 30 किलोमीटर जाना है ऊपर और नीचे आना है वापस 21 किलोमीटर। 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं, 6 घंटे 30 मिनट लगते हैं। शांत जल में नाव की चाल चाहिए, शांत जल में नाव की चाल चाहिए। देखिए मेरी बात सुनो, आपको इस सवाल को करने के लिए डीएसएस और यूएसएस का पता होना बहुत ज़रूरी है। जब तक डीएसएस यूएसएस नहीं निकालोगे तब तक आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो इसमें आप क्या करेंगे, अपनी मर्जी से डाटा हिट करके इसको ट्रायल करेंगे। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। कैसे करोगे, ऐसा कोई नंबर जो 28 और 21 को काट दे, तो आप कहेंगे 7 है ऐसा नंबर, है ना भाई। अगर ऐसा नंबर 7 है तो 7 अगर मैं यहाँ रख दूँ तो यहाँ से मुझे 4 घंटे मिलेंगे। डीएसएस में 4 घंटे। अब मुझे चाहिए कितने घंटे, टोटल 6 घंटे चाहिए, यानी इधर से मुझे 2 घंटे मात्र चाहिए, क्योंकि 4 घंटे मुझे यहाँ से मिल गए हैं। 4 घंटे यहाँ से मिले हैं तो यहाँ से मुझे 2 घंटे चाहिए, तो यहाँ स्पीड रखनी पड़ेगी 12। और 12 रख नहीं सकते क्योंकि डीएसएस की स्पीड ज़्यादा होती है कंपेरेबल किसके, यूएसएस के। ठीक है, जो डीएसएस की जो स्पीड होती है वो कंपेयर टू यूएसएस के कम होती है। ठीक है, कम होती है यूएसएस की, तो यूएसएस कम होगा, यानी 7 ये नहीं है। कुछ और देखो, और 14 से है। अगर मैं यहाँ 14 रख दूँ तो 14 दूनी 28, यहाँ 2 घंटे आ गए। अब मुझे चाहिए 4 घंटे। 4 घंटे जब आएंगे जब मैं यहाँ 6 रखूँ, क्योंकि 6 चौक 24। डीएसएस यूएसएस इसकी स्पीड बिल्कुल फर्स्ट क्लास बैठी है। यही दोनों नीचे लगा के देखो 6.5 आएंगे या नहीं आएंगे। 14 यहाँ लगाओ, 6 यहाँ लगाओ, 5 घंटे यहाँ आ गए। 7 या 21, 7 दूनी 14, 1.5 घंटा यहाँ आ गया। 5 और 1.5 6.5 परफेक्ट एकदम एक्यूरेट डाटा बैठा है। यानी डीएसएस की जो स्पीड है वो 14 है, यूएसएस की जो स्पीड है वो 6 है। डीएसएस आपका 14 हो गया, यूएसएस आपका 6 हो गया। आपको शांत जल में नाव की चाल चाहिए। अगर शांत जल में नाव की चाल चाहिए होती है तो कैसे करते हैं, डीएसएस प्लस यूएसएस बाई 2, 14 + 6/2 अर्थात 20 का हाफ डायरेक्टली लिख देते हैं ना। 10 किलोमीटर पर आवर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा एकदम फर्स्ट क्लास। ठीक है, 10 किलोमीटर शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी, 10 किलोमीटर पर आवर आंसर। ठीक है दोस्तों, सेशन अगर आपको मज़ा आ रहा है, क्वेश्चंस में अगर आपको चीज़ें दिख रही हैं, कुछ समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपया है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, इसको करने के लिए आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं। जब भी बात 2 साल की आती है तो रेशियो लगता है 2:1। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने किया होगा तो आप जानते हैं 2:1। जिसने रेशियो मेथड से नहीं किया है, मैं अभी वीडियो आपको डाल दूंगा रेशियो मेथड में। अल्टीमेट जुगाड़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% होता है 1/20। 1/20 नीचे वाले नंबर का स्क्वायर होगा, स्क्वायर मान लो पी मान लिया मैंने 400। ठीक है, लेट कर लिया पी 400, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर। ठीक है, 400 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 20। 20 को 20 से डिवाइड करोगे आएगा 1। यहाँ से आएगा 20 दूनी 40 और 1 एकम 1। दोनों का जोड़ कहलाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, CI। पहला नंबर कहलाता है SI। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 410। मेरे हिसाब से कितना है 41। आपको क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट अर्थात 40 की वैल्यू। 40 से 41 चला जाएगा, 41 से आंसर आ जाएगा 400 रुपये। आपका साधारण ब्याज आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप इसको इफ़ेक्टिव रेट से भी कर सकते हो। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव रेट से भी हो जाता है और परसेंटेज मेथड, ये रेशो मेथड से भी हो जाता है। बहुत सारे तरीके हैं सवाल को करने के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास पे है, देखिएगा। इसमें स्टार्टिंग से इसको सॉल्व करते चले जाइए। देखिए, यहाँ सबसे पहले दे रखा है 8 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 का 2, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/4 प्लस है भाई। आगे चलेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4 का 1/4, 4 से 4 जाएगा तो बचेगा 1। 1 डिवाइडेड बाई 4 तो आएगा 4। 4 डिवाइडेड बाई 8 यानी आ जाएगा 1/2। कोई दिक्कत परेशानी, प्लस में ब्रैकेट में चलते हैं आगे। कह रहा है 4 गुणा में 8/4 इंटू में 1/8, तो ये हो जाएगा क्या, देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसको।
4 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 1/8, ये कुछ ऐसा नजर आएगा। ये हो जाएगा 4 चौक 16, 16 और 8 हो जाएगा 24, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 माइनस 1/4 प्लस 1/2, ये इतना सा सवाल रह गया। अभी इसको कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लिया जाएगा तो ये आएगा, यहाँ भी 4 बना लो, 4 बनाओगे तो 4 तो आएगा ही आएगा, ऊपर आएगा 4, 4 माइनस 2, ये आएगा 2, 2 माइनस 1 यानी 1/4, और ये आ जाएगा 24। इसको और थोड़ा डिज़ाइन में लिखोगे तो 24 चौके 96, 96 और 1 97 यानी 97/4 आपका इसका आंसर आप दे सकते हैं। बी ऑप्शन आ जाएगा 97/4। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देख लेना एक बार। ठीक है, ये 4 बनाने के लिए मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, होगा 2/4, तो -1 + 2 तो आएगा 1/4। ठीक है, कैलकुलेशन है, जितना फास्ट करेंगे, जितना मेंटली करेंगे उतना आपको लाभ रहेगा, नहीं तो फंस जाएंगे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी का औसत जो वेट है वो 65 है। ए बी सी का जो एवरेज है वो 65 × 3 यानी कि 195 हो गया टोटल एवरेज ए बी सी तीनों का। कहता है ए और बी का 63.5 है, ए बी का जो है 63.5 है 2 जनों का, तो ये आ जाएगा 63 दूनी 126, 127। बी सी का जो एवरेज है वो है 67.5 यानी इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा 130, 135। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो ये आ जाएगा ए + सी + 2b, बी इसमें 2 बार ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 5 12 6 262। ए बी सी निकाल दो इसमें से इसको, तो 12 5 अंतर आया 7, 15 - 9 6, ये आपका आ जाएगा। एक मिनट, ये ए और सी था भाई, यहाँ पे ए और सी था, तो ए आया है 2, बी आया है सिंगल, तो ये निकल के आया है डायरेक्ट ए का वेट। ए यहाँ पे 67 kg का है। ठीक है, दोनों को जोड़ के टोटल को माइनस कर दो, जो बचेगा एक्स्ट्रा वही आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसी बेलन के आधार की जो रेडियस है, त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका वॉल्यूम चाहिए। देखिए, वक्र यानी कि CSA और वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो होता है 2:r। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और रेडियस दे रहा है वो 14, तो मेरा रेशो बन जाएगा 2:14 अर्थात 1:7। ठीक है, किताब वाला तुम्हें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA दे रहा है 880, तो 1 यूनिट की वैल्यू 880, तो 7 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई 7 कर लो, 7 8 56, 56 को गुणा कर जोड़ेंगे अगर तो आएगा 6160 सेंटीमीटर क्यूब आपका स्क्वायर, सॉरी वक्र है ना, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। तो बहुत फास्ट ये सवाल किया जा सकता है अगर आपको ये रेशो याद है, कंफर्म है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI पर है। ये आपको जो DI दिया है ये आपका बिक्री गिवन है लाख में, सेलिंग जो की है उसने सेल जो की है, और जो है ये कुल सिप, पैप अप और ड्यू ड्रॉप है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं उसने। क्वेश्चन आपको पूछा है पहला इस पर कि कुल सिप की बिक्री में सबसे कम वर्ष कहाँ है, सबसे न्यूनतम कुल सिप में कहाँ कमी है। तो ये तो आप अगर DI को देख लो तो DI को देख के ही पता चल जाएगा। देखिए 1989 में कुल सिप में सबसे मिनिमम कुल सिप वहीं है, बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है जो कुल सिप वहाँ पे कम हो। तो 1989 आपका इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। समझ आई मेरी बात? तो 1989 आपका इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट क्लास। बहुत सिंपल सवाल है, सबसे न्यूनतम यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इस पर, इसी ग्राफ पर है, सेम टू सेम। कहता है किस सॉफ्ट ड्रिंक के मामले में वर्ष 88 से 93 की अवधि में एवरेज बिक्री सबसे अधिक रही है, मैक्सिमम किस में रही है एवरेज में। देखिए अगर आप इसका एवरेज भी निकालोगे ना तो डिवाइड तो सबको 6 से करना पड़ेगा क्योंकि 6 साल है। 6 से डिवाइड करोगे तो
6 से डिवाइड करोगे तो नंबर तो सेम ही है ना जिससे डिवाइड कर रहे हो। तो सीधा एक काम करो, जिसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा होगा कंपेयर टू जो सबसे कम होंगे, वहीं से पता चल जाएगा। देखो पहले वाले में पैप अप सबसे ऊपर है, ठीक है, और 1989 में भी सबसे ऊपर है, 90 में भी सबसे ऊपर है, 90 में भी, 91 में भी सबसे ऊपर है, 4 में सबसे ऊपर है, 2 में थोड़ा कम है। तो निश्चित रूप से जो पैप अप है वही सबसे ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट करेगा। सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम जो सेलिंग है ना भाई, मैक्सिमम जो सेल हुई है वो पैप अप की हुई है, ठीक है। क्योंकि आप ग्राफ को देख के पता चला सकते हो, इसमें आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि पूरा एवरेज निकाले। उसका रीज़न है आपको डिवाइड जो करना है, बार बार डिवाइड जो करना है, डिवाइडेड बाय हमेशा 6 से ही तो करना है, तो 6 से करना है तो फिर क्या टेंशन है, नंबर तो सेम ही है, एवरेज तो सेम ही निकालेंगे जब निकालेंगे। तो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है पेपअप की वर्ष 1989 में बिक्री की तुलना में वर्ष 1990 में बिक्री में लगभग कितने % की गिरावट आई। देखिए 1989 में अगर आप देखें तो पेपअप का मामला जा रहा है 35 लाख पर, और 1990 में है 30 लाख पर। तो आप सीधा सीधा देखेंगे कितने % की कमी आ गई, 5 की कमी आ गई 35 पर। 5 से कम 5, 5 7 35, 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होती है 14 से ही 2/7%, लगभग 14% आपका आंसर आ जाएगा। लगभग 14% की गिरावट यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा फर्स्ट क्लास, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका क्वेश्चन है, अच्छा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, ग्राफ से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके लिए मैं मोस्ट 25 क्वेश्चन एसएससी CHSL के लिए लेके आया था मॉक टेस्ट के रूप में, जिसको आप अगर करते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है उसमें टाइम और क्वेश्चंस दोनों में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आगे भी इसी तरीके से वीडियोस और नए क्वेश्चंस, नई ट्रिक्स के साथ मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहें, सपोर्ट करें, ताकि चीज़ें आपको अच्छे से अच्छे और बेस्ट से बेस्ट आपको चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में इसी जज्बे के साथ। लगे रहो, पूरा जी जान लगा दो, ठीक है, क्योंकि मेहनत नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं मिलेगी। बहुत कंपटीशन है, बहुत लोग लगे हुए हैं, ठीक है। जब तक आप खुद से सेल्फ स्टडी पे ध्यान नहीं दोगे, खुद से मेहनत नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ। जब पेपर आता है, पेपर आने का टाइम होता है, तो उससे 20-25 दिन या महीना भर पहले आप जितना हो सके उतने मॉक लगाओ, कम से कम 15 से 20 मॉक लगा के जाओ, ठीक है। टाइम बचे तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वो भी लगा के जाओ, ताकि आपको मैथ्स और रीजनिंग और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँ। मेन है टाइमिंग, ठीक है। जो बच्चा टाइम को बीट कर जाएगा उसका सिलेक्शन चांसेस है होना ही होना है, ठीक है। तो वो बहुत ज़रूरी है। 70 से 75 तक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने ही है, कम से कम 70-75, उससे नीचे का कोई भी उम्मीद बिल्कुल मत करो कि कुछ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।